Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today we are going to cover topic number 3.9 of Unit 3 and topic name is Conditional Operators in C Language. After watching this video, you will be able to state the syntax of conditional operator and describe the working of conditional operator with one example. The course outcome that will get achieved is CO3. You will be able to develop C programs using conditional operator control structure. Then program outcomes that will get satisfied is PO1. That is, there will be improvement in your basic as well as computer engineering and electronics engineering knowledge. PO4 means you will be able to execute programs in C by using Turbo C++ software as an engineering tool, and you will be able to debug the program. PO6 project management. By taking the knowledge of control structures, you will be able to work on small projects or micro projects, and by doing this your oral and written communication as well as presentation skills will get improved. Then whatever the knowledge of control structure you are grasping here, that knowledge will be with you for lifetime. So PO7 lifelong learning will get satisfied. The prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of general structure of C program, then all the operators and keywords of C language and all the decision making statements. कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है अब ये हम देखेंगे. सो कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर. इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 3 टाइप के ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम इसका सिंटैक्स देखते हैं तो इसमें 3 टाइप के ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इसीलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है. सो कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशनल स्टेटमेंट से दीज आर द टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. हमने अभी तक बहुत सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखे हैं, लाइक इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, देन एल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट, इतने सारे हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखे हैं. तो कंडीशनल ऑपरेटर ये भी उनमें से एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सिंबल्स, दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. अगर हम इसका सिंटैक्स देखते हैं तो इसके सिंटैक्स में हमको 2 सिंबल्स का यूज करना है, एक क्वेश्चन मार्क एंड दूसरा कोलन. अ कंडीशनल ऑपरेटर वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, सो इट इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर. जैसे कि अभी हमने बोला है कि 3 ऑपरेटर्स यूज होने वाले हैं इसके सिंटैक्स में, इसीलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है. और इसका जो वर्किंग है इट इज सेम लाइक एज इफ एल्स स्टेटमेंट. सिर्फ यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका वर्किंग और बिहेवियर दैट इज सेम एज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट. नाउ लेट अस सी द सिंटैक्स. इसका सिंटैक्स है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन एंड एक्सप्रेशन 3, और ये टर्मिनेटर, उसको हम बोलते हैं सेमीकोलन. तो जैसे कि हमने बोला था हम 2 सिंबल्स का यूज करने वाले हैं इसके सिंटैक्स में, दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. तो हम इस तरह से इन 2 सिंबल्स का यूज यहाँ पे करते हैं. सो एक्सप्रेशन 1 मीन्स व्हाट, कोई भी कंडीशन हो सकती है. एक्सप्रेशन 2 मीन्स व्हाट, यहाँ पे भी कोई कंडीशन हो सकती है या प्रिंटिंग के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. एक्सप्रेशन 3 मीन्स यहाँ पे भी कोई कंडीशन हो सकती है, स्कैनएफ या प्रिंटएफ के स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं. सो एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3 में हम कोई भी स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन 1 में हमारा कंडीशन रहेगा जो कि सिर्फ बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा. सो बुलियन वैल्यू मीन्स व्हाट, ये ऐसा कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे जो सिर्फ एक तो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करने वाला है. तो इसका वर्किंग कैसे होता है अब हम देखेंगे. सो एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होता है, मीन्स एक्सप्रेशन 1 में जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है तो हम एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करेंगे. मीन्स अगर एक्सप्रेशन 1 की जो वैल्यू है या फिर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. लेकिन
एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स हो जाता है, एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो हम एक्सप्रेशन 3 में जो भी स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट करेंगे. ओके, सो एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 प्रिंट करेंगे. सो इसको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू हम देखेंगे. तो ये जो भी हमारा सिंटैक्स है उसको ये जो भी रिजल्ट रिटर्न करने वाला है उसकी वैल्यू हम एक वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे. इसलिए हमने ये पूरा एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है. इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिजल्ट है एक वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे. सो वेरिएबल इक्वल्स टू, हमने ये पूरा सिंटैक्स यहाँ पे लिख लिया है. सो अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाता है, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाता है तो एक्सप्रेशन ट्रू जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. देन अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाता है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होने के बाद इसका जो भी रिजल्ट है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका जो भी रिजल्ट है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स हो जाता है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा और इसका जो भी रिजल्ट है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. So in the above syntax, expression 1 is the boolean condition that can be either true or false. तो जैसे कि हमने अभी बोला था, expression 1 मीन्स क्या, कोई भी boolean expression जिसकी वैल्यू एक तो ट्रू या फॉल्स हो सकती है. expression 1 results into a true value, then expression 2 will execute. अगर expression 1 ट्रू होता है तो expression 2 एग्जीक्यूट होता है. अगर expression 1 फॉल्स होता है तो expression 3 एग्जीक्यूट होता है. देन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे. सो एग्जाम्पल ये है कि हमको यूजर से कोई वैल्यू लेनी है जो यूजर एज एंटर करने वाला है या इनपुट करने वाला है, और उस एज की कंडीशन चेक करने के बाद हम प्रिंट करेंगे कि हमारा एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होने वाला है या एक्सप्रेशन 3 प्रिंट होने वाला है. सो हैश इंक्लूड stdio.h हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है हमारे प्रोग्राम में. तो हम इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में printf और scanf फंक्शंस का यूज कर सकते हैं. हमारा प्रोग्राम जो है ऑलवेज मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और मेन फंक्शन को हमने इंटीजर वैल्यू अब रिटर्न करने के लिए बोली है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है एक तो ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा. ट्रू वैल्यू मीन्स 1 एंड फॉल्स वैल्यू मीन्स 0. इसलिए हमने हमारे मेन प्रोग्राम को इंटीजर डेटा टाइप या रिटर्न टाइप लिखा है. और जब भी हम मेन फंक्शन को इंटीजर रिटर्न टाइप लिखते हैं एट दैट टाइम हमको प्रोग्राम के एंडिंग में रिटर्न 0 लिखना जरूरी होता है. सो इंटीजर एज नाम का एक वेरिएबल लिया है मैंने, तो इसको हम बोलेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन. ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है. इसको हम बोलते हैं कमेंट. दीज आर द सिंगल लाइन कमेंट्स. एक ही लाइन में हमारी कमेंट खत्म हो रही है, इसलिए हमने ये फॉरवर्ड स्लैशेस यूज किए हैं. सो एज नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया है और इसको 2 बाइट मेमोरी लगेगी मेमोरी में स्टोर करने के लिए. देन हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया है और इसके अंदर हमने प्रिंट किया है एंटर यूर एज. तो हमारे स्क्रीन पे एंटर यूर एज ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. इस मैसेज को देखने के बाद हमारा यूजर कोई भी एज प्रिंट करेगा, इंटीजर वैल्यू वहां पे इनपुट करेगा, तो उस इनपुट को स्टोर करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिया है scanf. सो scanf एज वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए उसको स्कैन करने के लिए या उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने %d एक्सेस स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है. एंड एज के सामने हमने एम्परसेंट ऑपरेटर लगाया है. एम्परसेंट का मतलब एड्रेस ऑफ एज. एज नाम का जो वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करता है एज के लिए वो वैल्यू हमको स्टोर करनी है. सो ये कमेंट टेकिंग यूजर इनपुट फॉर एज वेरिएबल. सो एज वेरिएबल के लिए यूजर वैल्यू एंटर करने वाला है.
सो अब ये हमारा यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है, तो इस तरह से हमने लिखा है एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ये हमारा है एक्सप्रेशन 1। सो एक्सप्रेशन 1 मीन्स हमारा कंडीशन होता है, सो एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर यूजर जो भी एज एंटर करता है, इनपुट करता है, वो अगर ग्रेटर है या इक्वल टू है 18 के बराबर है, तो हम ये प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ इलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये मेरा एक्सप्रेशन 2 है, एक्सप्रेशन 2 है। सो अगर एक्सप्रेशन 1 हमारा ट्रू हो जाता है तो हम ये प्रिंट करेंगे इलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन यूजर ऐसी वैल्यू एंटर करता है कि वो 18 से छोटी है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और फिर हम एक्सप्रेशन 3 जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और मेरा एक्सप्रेशन 3 है प्रिंट एफ नॉट इलिजिबल फॉर वोटिंग। सो अगर यूजर यहाँ पे 10 वैल्यू इनपुट करता है, सो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 18 मीन्स ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको आउटपुट मिलेगा कि नॉट इलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है, एंड इंटीजर डेटा टाइप है मेन फंक्शन को, इसलिए हमने रिटर्न 0 यहाँ पे लिखा है। सो इसका आउटपुट देखते हैं अभी किस तरह से आता है। सो एंटर यूर एज, तो ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है और यूजर ने 12 वैल्यू इनपुट की है। सो 12 वैल्यू इनपुट की है और हमारी कंडीशन है एज इक्वल्स टू 12 हो गया, तो 12 इज ग्रेटर देन 18, 12 इज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो हम एक्सप्रेशन 3 को प्रिंट करेंगे, तो हमको आउटपुट मिलेगा नॉट इलिजिबल फॉर वोटिंग। तो चेक करते हैं अभी। सो नॉट इलिजिबल फॉर वोटिंग, ये हमको आउटपुट मिला है। सेकेंड केस में एंटर यूर एज ये मैसेज डिस्प्ले होता है और यूजर 24 वैल्यू इनपुट करता है। सो 24 वैल्यू अगर यूजर इनपुट करता है, सो 24 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। एक्सप्रेशन 2 है हमारा प्रिंटर इलिजिबल फॉर वोटिंग। सो इलिजिबल फॉर वोटिंग, ये हमको आउटपुट मिलेगा। लेट अस चेक द आउटपुट। इलिजिबल फॉर वोटिंग, ये हमको आउटपुट मिला है। तो इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर का वर्किंग होता है। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव स्टडीड द सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर and working of conditional operator with one example. So students, I hope you might have understood today's lecture, and if not understood, then watch the videos repeatedly, and still you are stucking somewhere, then feel free to reach out on the following email ID. Thank you for listening the video. Thank you so much. Keep learning and enjoy learning.